सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के 12 साल बाद सोवियत यूनियन ने 21 अगस्त 1957 को पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट अटेम्प्ट किया था और यहीं से शुरुआत हुई थी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और स्पेस रेस की। ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज़ एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने के लिए बनाया गया था। उसके लिए स्पेस में जाना बहुत ज़रूरी था। उस समय के सुपर पावर्स के दिमाग में ये भी आया होगा कि भविष्य में युद्ध डायरेक्ट स्पेस से लड़े जाएंगे। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ही इस रेस में आगे थे। उस समय दोनों ही देश वर्ल्ड की सुपर पावर्स बन के उभरे थे। 4 अक्टूबर 1957 सोवियत यूनियन ने मानव इतिहास में पहली बार आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करके इतिहास बना दिया। Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. Here, an artist's conception of how the feat was accomplished. A 3-stage rocket. Number 1, the booster, in the class of an intercontinental missile. Its weight estimated at 50 tons. The smaller second stage took over at 5,000 miles an hour and carried on to the highest point reached. 500 miles up, the artificial moon is boosted to a speed counterbalancing the pull of gravity and released. और इसके एक महीने बाद स्पुतनिक 2 को भी सोवियत यूनियन लॉन्च करता है, जिसमें एक डॉग लाइका भी शामिल होता है। फरवरी 1, 1958 को अमेरिका एक्सप्लोरर 1 को लॉन्च करता है और इस स्पेस रेस में शामिल हो जाता है और यहीं से शुरुआत होती है भयंकर स्पेस रेस और कोल्ड वॉर की। इन सभी से मोटिवेट और इंस्पायर होकर इंडिया की डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई ने इंडिया की स्पेस एजेंसी की नीड को समझकर जवाहरलाल नेहरू को कॉन्विंस कर लिया फॉर द स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने 23 फरवरी 1962 को इनकोस्पर को एस्टेब्लिश किया, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसे एस्टेब्लिश किया जाता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है। इन्हें आज के दिन हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। शुरुआती दिनों में इनकोस्पार के पास बहुत ही लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज थे, इसलिए आपको ऐसी फोटोज देखने को मिलती है जिनमें रॉकेट्स के पार्ट्स को साइकिल और बैलगाड़ी से ट्रांसपोर्ट किया गया था। ऐसे ही इनकोस्पार या कहें तो इंडिया की स्पेस जर्नी बहुत ही इमीडिएट शुरू हो गई थी। इसकी स्थापना के सिर्फ एक साल बाद नवंबर 1963 में इंडिया ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था, जो कि एक साउंडिंग रॉकेट था। इस रॉकेट में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स शामिल थे जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करते थे। उस वक्त इस रॉकेट को नासा की मदद से लॉन्च किया गया था। इस सक्सेसफुल लॉन्च और थोड़े एक्सपीरियंस के बाद इंडिया ने अपना खुद का साउंडिंग रॉकेट बनाया, रोहिणी 75, जिसे 20 नवंबर 1967 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया और इसके 2 साल बाद 15 अगस्त 1969 को इंडिया के 22nd इंडिपेंडेंस डे पे इनकोस्पार को रीनेम करके इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। अब ये सिर्फ एक कमेटी नहीं बल्कि खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है। प्रेजेंट में ये DOS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आता है। एक बार फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई को इस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बनाया जाता है। इंडिया की स्पेस एजेंसी का मकसद था स्पेस टेक्नोलॉजी को देश के विकास के लिए डेवलप करना। इसरो के साइंटिस्ट बहुत मेहनत से काम करते हैं और 1975 में इंडिया ने अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट को सोवियत यूनियन की मदद से लॉन्च किया, क्योंकि इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच सोवियत इंटरकॉस्मोस एग्रीमेंट हुआ था और बाद में इस एग्रीमेंट के तहत राकेश शर्मा पहले और अकेले भारतीय व्यक्ति थे जो कि स्पेस में गए थे। अनफॉर्चुनेटली आर्यभट्ट सैटेलाइट के लॉन्च को विक्रम साराभाई नहीं देख पाए। 1971 में कार्डियक अरेस्ट के कारण इनका देहांत हो गया। इसके बाद इसरो के चेयरमैन बनते हैं डॉक्टर सतीश धवन, जो कि एक मैथमेटिशियन और एरोस्पेस इंजीनियर थे। 1980s में इसरो अपने खुद के लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप करता है ताकि किसी सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने में बाकी देशों की रीड नहीं हो। SLV-3 इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था जिसकी मदद से रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। वर्तमान में इसरो के पास मेनली 3 लॉन्च व्हीकल्स है, ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 1982 में इसरो नासा की मदद से इनसैट सैटेलाइट को लॉन्च करता है। इनसैट यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। बेसिकली ये एक सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी जिन्हें अर्थ के ऑर्बिट में भेजा जाता है ताकि रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन किया जा सके, इंडिया में टेलीविजन की ब्रॉडकास्टिंग की जा सके
वेदर की फोरकास्टिंग की जा सके ताकि सुनामी, टॉर्नेडो और साइक्लोन जैसे नेचुरल डिजास्टर्स की पहले ही वार्निंग दी जा सके। इसरो को बनाने का मकसद था इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और इंडिया के डेवलपमेंट में हेल्प करना, और इसरो ने अपना काम बखूबी निभाया। इसरो ने अपने नाम पे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज करवाए हैं, जैसे कि 15 फरवरी 2017 में इसरो ने 104 सैटेलाइट्स को एक ही बार में एक ही रॉकेट से लॉन्च करके स्पेस मिशंस में एक अपना अलग ही माइलस्टोन सेट किया था। हालांकि इसके बाद स्पेसएक्स ने 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके इसरो के माइलस्टोन को कैप्चर कर लिया था। इसरो ने चंद्रयान 1 के थ्रू मून पे पहली बार पानी होने के सबूत दिए थे और बहुत कम बजट में मंगलयान को मार्स के ऑर्बिट में पहले ही अटेम्प्ट में भेज दिया था। अगर हम इसरो को बाकी स्पेस एजेंसी से कंपेयर करें तो हमारे सारे मिशन की कॉस्ट उनसे बहुत कम रही है। जैसे कि इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन का बजट $71 मिलियन था, वहीं नासा के MRO मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर का बजट $716.6 मिलियन था। अगर हम ये सोच के भी चलें कि नासा का ऑर्बिटर इसरो के ऑर्बिटर से ज़्यादा एडवांस था, फिर भी इसकी कॉस्ट 10 गुना ज़्यादा है, जो कि इसरो की कंपेयर में काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसका रीज़न है इसरो अपने सारे मिशंस को स्वदेशी रखता है, सब कुछ हमारे देश भारत में ही मैन्युफैक्चर होता है। वहीं नासा अपने मिशंस के लिए प्राइवेट स्पेस एजेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट देती है, लाइक स्पेसएक्स और द बोइंग कंपनी। इसरो वर्ल्ड की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में से एक है। इसरो के फ्यूचर मिशंस की बात करें तो वो है आदित्य L1, मंगलयान 2, गगनयान, शुक्रयान 1। इसरो के प्रीवियस चेयरमैन डॉक्टर के सिवान ने इंडिया के स्पेस स्टेशन को अनाउंस किया था, जिसका वेट 20 टन होगा और यहाँ एस्ट्रोनॉट्स 15 से 20 दिन तक रह सकते हैं। इस स्टेशन को अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। गगनयान मिशन के 5 से 7 साल बाद ही इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। इस पूरे मिशन की फुल रिपोर्ट्स गगनयान मिशन के बाद अनाउंस की जाएगी। प्रेजेंट में इसरो का सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है गगनयान, क्योंकि ये देश के इतिहास में सबसे पहला मैन्ड मिशन होगा। आज तक इसरो ने कभी इंसानों को स्पेस में नहीं भेजा है। इस मिशन के जरिए इसरो 2 से 3 लोगों की क्रू को स्पेसक्राफ्ट में भेजेगा, जो कि 5 से 7 दिन तक अर्थ का चक्कर लगाएंगे। इस मिशन की कॉस्ट 9,000 करोड़ रुपए है, 90 बिलियन रुपीज। ये पूरा मिशन भी स्वदेशी होगा, सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट्स को छोड़कर, जो कि रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस प्रोवाइड करवाएगी। 4 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को ऑलरेडी ट्रेनिंग के लिए भेजा जा चुका है। अगर ये मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहता है तो इंडिया वर्ल्ड का चौथा देश बन जाएगा जिसने इंसानों को अपनी कैपेसिटी पे अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा होगा। अभी तक ये काम सिर्फ 3 देशों ने किया है, अमेरिका, रशिया और चाइना। और राकेश शर्मा, जो कि पहले और अकेले इंडियन थे जो कि स्पेस में गए थे, अब उनका रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है। गगनयान मिशन के 3 फेजेस हैं। शुरुआती 2 फेजेस अनमैन्ड होंगे और एक प्रकार की टेस्ट फ्लाइट होगी। ये मिशन हमें इसी मंथ अगस्त 2023 में देखने को मिलेंगे। फाइनल मैन्ड मिशन 2024 में देखने को मिलेगा। और रिसेंटली लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग भी हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी। इस 15 अगस्त को इसरो को एस्टेब्लिश हुए पूरे 54 ईयर्स हो जाएंगे। प्रेजेंट में इसरो के 11th चेयरमैन हैं श्रीधर पेनिकर सोमनाथ, जो कि एक इंडियन एरोस्पेस इंजीनियर हैं। ये पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंडिया के डायरेक्टर थे और ये 12 जनवरी 2022 से इसरो के एज ए चेयरमैन सर्व कर रहे हैं। अगर आप इसरो के फ्यूचर मिशंस को डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। जय हिंद।